चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन आगे 4 जून को भाजपा की विदाई होगी तय, खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 4 जून को भाजपा की सरकार की विदाई की जाएगी। वहीं खड़गे ने लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन काफी आगे है, जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। वहीं खड़गे ने कहा कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों और युवाओं के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में पद खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनको भरने के लिए राजी नहीं है। हमारी सरकार बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रही है। हम लोग अमीर और गरीब के अंतर को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है, हमारी आगे की पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। आरक्षण लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तानाशाही में लोगों के वोट का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भाजपा लोगों को डराकर नामांकन दाखिल नहीं करने दे रही है। जमीन इक्विटी के बजाय एफडी और छोटी बचत योजनाएं, मोदी के निवेश के बारे में क्या कहती है चुनावी हलफनामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 2019 में 2.55 करोड़ रुपए थी, जो कि 2024 में लगभग 18% बढ़कर 3.02 करोड़ रुपए हो गई है। जैसा कि उन्होंने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करते समय जमा किए गए हलफनामे में घोषित किया है। वहीं आपको बताते चलें कि हलफनामे से पता चलता है कि पीएम सावधि जमा और छोटी निवेश योजनाओं जैसे सुरक्षित विकल्पों के माध्यम से बचत करना पसंद करते हैं। इनका इक्विटी मार्केट में कोई निवेश नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हलफनामे में बताया गया है कि 2024 में मोदी के पास शून्य अचल संपत्ति है, यानी पीएम के पास कोई जमीन नहीं है और आवासीय या वाणिज्यिक परिसर भी नहीं है। 2014 में मोदी के पास 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी, जो 2019 में बढ़कर 1.1 करोड़ रुपए हो गई है। इनमें गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय घर भी शामिल है। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा ने केजरीवाल के घर के बाहर खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल विभो कुमार के ऊपर बड़ा एक्शन लेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अब इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। इसलिए बीजेपी की दिल्ली महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बुधवार सुबह से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई। यहां पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग और हाय हाय की नारेबाजी जमकर हो रही है। वहीं बताते चले कि दिल्ली महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की और मारपीट की बात को मंगलवार को कबूल किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर में उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थीं। उसी वक्त विभो कुमार ने उनसे बदसलूकी की, जो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है और विभो कुमार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को लेकर की विवादित टिप्पणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए, जब उनके बच्चे नहीं हैं तो उनकी मोहब्बत क्या जानेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाते हुए वो कहते हैं कि ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत और उनका लगाव, किस तरह से बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते हैं? आप क्या जानते हैं? आपको तो कोई नहीं है।
अकेले हो और अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद अल्लाह ने दी है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अकेले नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी बयान दिया है। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, 30 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी है। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं बता दें कि कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसी के साथ ही आपको बता दें दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। जहां दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और स्वर्गीय माधव राज सिंधिया की धर्मपत्नी माधवी राजे सिंधिया का गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में उपचार के दौरान निधन हो गया। वहीं बताते चले कि सिंधिया राजघराने की प्रतिनिधि माधवी राजे सिंधिया की आयु 70 वर्ष थी। लगभग 3 माह से उनका उपचार चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार माधव राजे सिंधिया ने बुधवार सुबह लगभग 9:30 बजे अंतिम सांस ली। वे लगभग 3 माह से बीमार चल रही थीं और उनका उपचार जारी था। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और गुरुवार को उनका निधन हो गया। वहीं आपको बता दें माधवी राजे सिंधिया के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर लाया जाएगा। माधवी राजे सिंधिया के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि कांग्रेस के गद्दावर नेता स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की धर्मपत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी माधवी राजे सिंधिया के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अमित शाह ने किया लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा। ममता दीदी बोल रही झूठ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के 7 में से 4 चरणों में बहुमत मिलने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें इसके साथ ही उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बंगाल में 18 सीटों पर चुनाव हो चुका है। इन 380 में से 270 सीटें लेकर मोदी जी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आगे लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। 400 बंगाल में 30 सीटें जीतो तो मतुआ समाज के लोगों से कहने आया हूँ, बीजेपी घर घर जाकर CAA के जरिए सबको नागरिकता देगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करने आया हूँ। ये ममता दीदी झूठ बोल रही हैं कि जो लोग CAA के लिए आवेदन करेंगे उन्हें दिक्कत होगी। मैं गारंटी लेकर जा रहा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें नागरिकता भी मिलेगी और दुनिया का कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, मेरे बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से नहीं रोक सकती। 4 धाम यात्रा से बड़ी खबर। अब तक 10 लोगों की मौत, 50 रुपए में पानी, 100 का टॉयलेट चार्ज। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते में 45 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। यह जाम हरिद्वार से आगे बड़कोट में है, जहां से आप सीधे गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकते हैं। बड़कोट से उत्तरकाशी की ओर 30 किलोमीटर मार्ग एक तरफा है। ऐसे में मंदिर से लौटने वाले वाहनों को पहले निकाला जा रहा है। केदारनाथ का रास्ता गंगोत्री और यमुनोत्री की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला है। वहीं मंगलवार को 23,000 लोगों ने केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। इसी बीच आपको बता दें कि मंगलवार को जाम में फंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। कार में 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मरने वाले सभी श्रद्धालु 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे। इनमें से कई लोग मधुमेह और रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर दूर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़क किनारे आराम करते नजर आते हैं। जहां जाम है वहां न खाना है न रहने की जगह है। ऐसे में आसपास के लोग पानी की बोतल के लिए 30 से 50 रुपए और टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए 100 रुपए तक वसूल रहे हैं। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर अब तक 4 दिनों में 1.30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले साल शुरुआती 4 दिनों में ही
52,000 लोग पहुंचे थे। जितने लोग इस साल पहुंचे हैं उतने ही लोग 2023 में 16 दिन बाद पहुंचे थे। राजा भैया ने किसी दल को नहीं दिया समर्थन, धनंजय सिंह भाजपा का देंगे साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि राजा भैया ने बेंती राजभवन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दल के प्रत्याशी को आप कसौटी पर खरा पाते हो उसको वोट दें। स्वतंत्र रूप से जो प्रत्याशी आपको पसंद हो उसे वोट कर सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नोटा नहीं बल्कि वोट देने का विकल्प चुने। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात करके उनका समर्थन मांगा था। वहीं सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। धनंजय सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद कहा कि मैं भाजपा का साथ दूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हूँ। अमेठी की बनी राइफल से थर्राता है पाकिस्तान, मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अमेठी लोकसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अमेठी में दुनिया की सबसे अच्छी असाल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 का निर्माण हो रहा है, जिसे रसिया के साथ मिलकर भारत तैयार कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी वासियों को दे दी है। अमेठी की राइफल AK-203 जब देश के जवानों के हाथों में होती है तो पाकिस्तान थर्राता है। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज यह अमेठी का गौरव है जबकि कांग्रेस और सपा के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे थमाती हैं। वाराणसी में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जनता जनार्दन ने अभूतपूर्व स्वागत किया। यह तब होता है जब एक राष्ट्र नायक अपनी जनता जनार्दन के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। अमेठी ने भी अपना प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने इसे एक जिला मुख्यालय तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन तक नहीं दी। इसी अमेठी को लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आग्रह पर एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो सके। तानाशाही ताकतों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है कल्पना सोरेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए इस बार कमर की पेटी बांधकर तैयार है। कल्पना सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तीसरी में इंडिया गठबंधन के तहत CPI-ML के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने लोगों से संसद में झारखंड की आवाज मजबूती से रखने वाले प्रतिनिधि भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर झारखंड के मुद्दों को भूल जाने वाले और मौन धारण करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि 13 मई को झारखंड की 4 सीटों के चुनाव में जनता ने तानाशाही ताकतों की बॉन्ड की चोट देकर अपना आक्रोश दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। कोयला लोहा से लेकर दामोदर बराकर तक का पानी का लाभ दूसरों को दिया जा रहा है। वहीं कोडरमा में अभ्रक उद्योग की बदहाली की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके लिए स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।